नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। यौन शोषण के आरोप में घिरे डीवीआर कंपनी के सीएमडी एवं अन्य अधिकारियों के 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वायरल वीडियो में डीवीआर कंपनी का सीएमडी मनीष सिन्हा और उसके 2 अन्य साथी दिख रहे हैं। वीडियो में एक युवक लड़की के प्राइवेट पार्ट पर लात मारता दिख रहा है। इन करतूतों पर आरोपित ठहाका लगाकर हंसते दिख रहे हैं। ये कब और कहां का वीडियो है, इसकी डे न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इधर डीवीआर कंपनी का एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुर्सी पर बैठे एक लड़के को उसका सीनियर थप्पड़ मारता दिख रहा है। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि ये नुन्नू भाई छोड़ दीजिए। उधर से आवाज आ रही है, पैसा होना चाहिए ना रे भाई। तुमने एक बार भी बोला वे सीनियर सर है, उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? तुमको ये पता चला तो बोला क्यों नहीं? कुर्सी पर बैठे लड़के को उसके सीनियर मारता रहता है। इतने पर लड़की की आवाज आती है, सर छोड़ दीजिए। इसके बाद जिसे सीनियर सर बताया गया तो वह लड़की को गालियां देते हुए मारने लगता है और कहता है कि उसको घर पर बुलाएंगे। इसके बाद लड़की की बुरी तरह पिटाई की गई। लड़की को गाली देते हुए बोलते दिख रहा है कि तुमको पता है हम लोग कौन है। लड़की कोने में दुबकी हुई थी तो उसे बुलाता है, इधर आओ। इसके साथ फिर मारपीट की जाती है। वीडियो में मार खाते दिख रहा लड़का बोलता है, सर गलती हो गई है। इसके बाद भी लड़की को गाली दे रहा है। इस घटना के बाद एक पीड़िता खुलकर अब सामने आने लगी है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि मुजफ्फरपुर में डीवीआर कंपनी में नौकरी देने के नाम पर कई लड़कियों के साथ यौन शोषण की जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वीडियो फुटेज में दिख रहे एक आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में जब से अय्यासी के अड्डे का खुलासा हुआ है, मुजफ्फरपुर से पटना से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है। मीडिया में खबर आने के बाद में अब नेता का भी बयान आना इसमें शुरू हो गया है और राजनीति भी खूब तेज हो गई है। इस बाबत सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो डीवीआर कंपनी के सदस्य हैं वो लड़की के साथ किस तरह से शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, बेल्ट से पिटाई की जाती है, कपड़ा तक खोलने को कहा जाता है। और धीरे धीरे इसमें कई पीड़िता अब सामने भी आ रही है। उसी में से एक पीड़िता जो डीवीआर कंपनी में काम के लालच में जिसको बुलाया गया था, वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम पूरी आपबीती जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे पहुँच गए थे वहाँ पर। फेसबुक के माध्यम से। क्या आया था फेसबुक पर? आया फेसबुक पे मतलब बातचीत के माध्यम से गया हुआ था। क्या बातचीत हुई थी? काम के सिलसिले में। क्या जॉब क्या देने का उसमें? मेडिसिन का। अच्छा। कितना पैसा? 20,000। 20,000 जी। गई तो क्या हुआ? वहाँ पे गया तो पैसा लेकर बुलाया, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाया ऐसा, और सुबह शाम सेंटर चलता था बस, और कुछ नहीं होता था वहाँ पे। अच्छा, आपने देखा होगा धीरे धीरे अब लड़कियां सामने आ रही है, खुलकर बोल रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ भी सेम वही हुआ था। खुलकर बताइए, एकदम रिलैक्स हो। जैसे कि हुआ था, काम के सिलसिले में बातचीत हुई, ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब क्लोजिंग बढ़ते गया, और उसके बाद प्रमोशन के नाम पे बोला कि जे तुम इतना तक करोगी तो मेरा बेड शेयर करोगी तो तुमको प्रमोशन दिलवाएंगे। क्या करोगे? बेड शेयर? सोने के लिए कहा? जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो हो रहा है अभी। हाँ, मतलब आप उसके साथ गए वहाँ? जी। कौन था लड़का? हरे राम। हरे राम। तो कितना दिन थी आप साथ में? 3 साल। 3 साल। आपके साथ भी शोषण वगैरह किया गया, शारीरिक संबंध बनाया गया? अच्छा, आप बता रहे थे कि गर्भवती भी उस बीच हम हो गए? जी। कितना हुआ? 1 बार। तो फिर क्या, कैसे निकली वहाँ से आप? वहाँ से वो शादी कर लेकर मैरिज भी किया हुआ था, बट सामने सबके नहीं किया हुआ था, और उसके बाद बोला कि तुम कहीं और कर लो, और मेरे फैमिली नहीं मान रहे हैं। आज जिस तरह में उसके फैमिली से हमको बातचीत भी हो रही थी। अच्छा, कैसे निकली फिर वहाँ से आप? वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से झूठ बोलकर अपने घर आ जाए, जबकि वो छोड़कर मुझे हाजीपुर में छोड़कर वो लखनऊ जाकर शिफ्ट हो गया। तो वहाँ हम अकेले रह के क्या करते हैं, तो हम आ गए घर अपने। अच्छा, क्या धमकी देता था कि अगर पुलिस में जाओगी या कहीं जाओगी तो तुमको जान मार? हाँ, एक बार हम महिला थाना से केस भी किए हुए थे, पर वहाँ पर वो ले जाकर और मतलब ये क्लोज करवा लिया।
पैसा देके दबंग था काफी। अच्छा, जो आवाज उठाता था क्या उसके आवाज को दबा दिया जाता था? जी। कैसे? पैसा पैसा का लगा? हाँ, और मारने उन्हें की धमकी देता था। आपको भी धमकी मिला था? अच्छा, जितना वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कभी बेल्ट से लड़की की पिटाई की जा रही है, कभी कपड़ा खोलने को कहा जा रहा है, ये सब वीडियो में कितनी सच्चाई है? सब सही बात है। सब सच्चाई है? आपके साथ भी इसी तरह होता था? अच्छा, कौन कौन थे कंपनी में वहाँ पे कंपनी में थे मनीष सिन्हा, हृदयानंद, विजय कुशवाहा, उसके बाद कन्हैया कुशवाहा और तिलक सिंह, राकेश, हरे राम और भी बहुत सारे हैं उसमें। हाँ। अच्छा, आपके जैसी कितनी लड़की वहाँ होंगी जो कि इस तरह के शोषण की शिकार हुई है? गिन नहीं सकते हैं। लगभग 100, 200, 300? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते थे जब इस तरह? कैसे उठाएगी? फैमिली को मारने के लिए धमकी तो मेरे भी घर पे एक बार आया हुआ था, मेरे भाई को बोल रहा था कि गोली मार देंगे, कैसे अति क्लोज करो ना था। अच्छा, आप लोगों को ये भी कहा जाता था कि हम प्रमोशन देंगे, हमारे साथ वेट शेयर करो, हमारे साथ सेक्स कर लो, इस तरह का कहा जाता था क्या? क्या कहा जाता था? बोला जाता था ये। क्या बोला जाता था? मतलब वही बोलता था कि मेरे साथ रिलेशन में रहोगी तो तुम्हें प्रमोशन दिलवाएंगे, मतलब सैलरी दिलवाएंगे, यही सब बोला जाता था। अच्छा, आप कितना पैसा लेके गए थे जॉब के लिए वहाँ पे? 20,500। तो वो पैसा क्या रिटर्न हुआ या उसके बदले में सैलरी वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला हमको। कुछ नहीं? नहीं। आप लोग बोले नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो जो सैलरी वगैरह दीजिए हमको? हमेशा रेट बढ़ाता था, बोलता था इतने आदमी को बुलाओगे तो मिलेगा, उसके बाद इतना आ जाता था, फिर बोलता था इतने को बुलाओगे तब एक बार ये मतलब पैसा मिलेगा तो अकाउंट में जाएगा, ये सब बोलता था। कि ऐसा कुछ नहीं होता था। लगभग कितना दिन तक ये खेल चलता रहा? लगभग 2-3 साल। 2-3 साल? हाँ। आप कितने दिन रहे हैं वहाँ पर बंदे बन के? कोई 2.5 साल। 2.5 साल रहे? हाँ। परिवार वाला कोशिश नहीं किया वहाँ से निकलने का? बहुत कोशिश किया तभी तो निकले वहाँ से। तब उसके बाद निकले? अच्छा, आप अब देख रही होंगी क्योंकि मामला बहुत बढ़ चुका है, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो कितना उम्मीद आप लोगों को जगह है कि सब लोगों को न्याय मिलेगा इसमें? जी, उम्मीद है। न्याय की उम्मीद अब जगी? बताइए। है उम्मीद कि सब लोग का न्याय मिलेगा उसको। आप क्या मामला दर्ज करवाएंगी थाने में जाकर? जी। आप तो आई विटनेस भी हैं, आप गवाह भी हैं कई लड़कियों के, जो कि आप घटना अपने खुद से देखती थी होते हुए, तो थाना में आपको इस तरह का कोई कॉल्स वगैरह आया या गवाही के लिए बुलाया गया था? जाएंगे। जाएंगे? जी। अगर ऐसा मौका मिला तो जाइएगा गवाह? एकदम जाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? जाएंगे। क्योंकि आपके साथ भी शोषण हुआ। जी। तो आवाज़ को बुलंद करना है, जी। दबाना नहीं। जाएंगे। उसी में से एक पीड़िता को आप सुन रहे थे जो कि डीवीआर कंपनी में वो काम करती थी, नौकरी का झांसा देकर इसे बुलाया गया और इसके साथ भी लगभग 2.5 साल तक यौन शोषण किया गया। और इस बीच जो पीड़िता थी वो गर्भवती भी हो गई। हालांकि इस मामले में भी आरोपी अभी तक फरार है। अभी मुख्य आरोपी तिलक सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस SIT का गठन की है और ताबड़तोड़ यूपी बिहार में छापेमारी कर इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर के मालीघाट DVA स्कूल में 5 मई को आयोजित नीट की परीक्षा के दौरान सेंटर से फरार हुए स्कॉलर हुक्मा राम एवं परीक्षार्थी राज पांडे पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। पुलिस की 2 अलग अलग टीम जोधपुर एम्स और पटना जाकर दोनों के ठिकानों पर छापेमारी करेगी। इसकी जानकारी देते हुए सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि अगर वे फरार पाए गए तो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निर्गत कराया जाएगा। जिला पुलिस ने जोधपुर एम्स प्रबंधन को पत्र लिखकर हुक्मा राम के संबंध में पूरी जानकारी दे दी है। परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल की भी भूमिका संदिग्ध है। प्रिंसिपल ने संदेह होने के बाद भी स्कॉलर को पुलिस को हैंडओवर करने के बजाय छोड़ दिया था। घटना में मिठनपुरा थाने के दरोगा रामकृष्ण परमहंस के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी, जिसमें परीक्षार्थी और स्कॉलर दोनों को आरोपी बनाया गया था। बताया गया कि फर्जी अभ्यर्थी हुक्मा राम जोधपुर एम्स में 3rd सेमेस्टर का छात्र है। करीब 4 लाख रुपए में उसने असली परीक्षार्थी राज पांडे की जगह नीट की परीक्षा में बैठने का सौदा किया था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होने पर वह पकड़ा गया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय छोड़ दिया था।
जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें मालीघाट डीएवी में एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे के जगह स्थान पर अपना एग्जाम दे रहा था। सॉल्वर गैंग का बंदा था वो, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एफआईआर किया था। वो एम्स जोधपुर का छात्र था और इसमें हम लोगों ने सत्यापन किया है। जिस लड़के के नाम पे वो बैठा हुआ था वो पटना का रहने वाला है, उसका सत्यापन किया है। एम्स जोधपुर को भी हम लोगों ने लिख के दिया और हम लोग जल्दी एक हमारी टीम एम्स जोधपुर भेजने वाले हैं। आखिरकार प्राचार्य पे क्या कुछ कार्रवाई होगी जिन्होंने उसे प्राचार्य का भूमिका इसमें डेफिनेटली संदिग्ध है, क्योंकि वहां पर जो मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उन मजिस्ट्रेट को उनको सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ना ही किसी मजिस्ट्रेट को बताया ना ही किसी पुलिस ऑफिसर को बताया। तो लेकिन ये हमारा अनुसंधान का विषय है, इसमें जांच चल रही है, इसलिए हम लोगों ने उनको संदिग्ध उसमें रखा। ट्रांसफर के बावजूद उस दिन वो परीक्षा कंडक्ट करवा रही थी, तो इसको लेकर क्या बिंदु से जांच होगी? उनका ट्रांसफर हो चुका था यहाँ से। देखिए इस चीज़ का मेरे को जानकारी नहीं है कि उनका इंटरनल मैटर है, बट हम लोगों ने जो एनटीए वगैरह को हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है, जो उन लोगों के द्वारा इरेगुलरिटीज बढ़ती गई थी उसके बारे में हम लोग एनटीए को सूचना दे चुके हैं। जी, मजिस्ट्रेट को फिर सूचना नहीं दिया गया और पुलिस को 3 घंटे के बाद सूचना दी गई। ये सही बात है। हम कहीं प्रिंसिपल तो सख्त दायरे में है, तो इसलिए हम लोगों ने उनको अभी संदिग्ध रखा हुआ है और ये अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में जैसे भी एविडेंस आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर किडनी कांड के एक आरोपी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनी निकाली गई थी। इस मामले के आरोपी बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक के संचालक जेल में बंद डॉक्टर पवन कुमार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अलग अलग धाराओं पर 5 साल और 2 साल की सजा सुनाई है। उसे दोषी ठहराते हुए 18,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने बताया कि सुनवाई होने के बाद उसे कुल 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर आर.के. सिंह अब तक फरार है। ये सुनीता किडनी कांड में डॉक्टर पवन कुमार को न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने 7 वर्ष की सजा सुनाया है। ये सहयोगी के रूप में मुदालत थे और 18,000 रुपया फाइन के रूप में किया गया है। अगर फाइन का रुपया 18,000 नहीं देगा पवन कुमार तो उसके बदले 4 माह का उसको सजा भुगतना पड़ेगा। न्यायालय बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और समुचित न्याय करते हुए पवन कुमार को सजा किया है। आर्थिक दंड भी लगाया गया। आर्थिक दंड तो बोल दिए हैं कि 18,000 रुपया टोटल देना होगा। 3 धाराओं में हुआ है सजा, 420, 384 और 426। 326 सजा 7 वर्ष की। 7 वर्ष के सभी मिला करके सभी सजा एक साथ चलेगा। और जो कस्टडी में 1.5 साल रहा है वह मिना होगा। छपरा में हुई अधिवक्ता पिता पुत्र की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ही बिहार सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि वकील सुरक्षित महसूस कर सके। वरीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि 12 जून को छपरा के वकील राम अयोध्या प्रसाद और उनके बेटे सुनील कुमार की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने काला रिबन लगाकर न्यायिक कार्य किया। बिल्कुल, हम लोगों का जो स्टेट बार काउंसिल का निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग आज काला फीता लगा करके हम लोग वकालत के कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। सभी भाई बहन जो भी वकालत में हैं सभी लोग कर रहे हैं। और ये हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अधिवक्ता भाई काफ़ी सदमे में हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह की ये घटना सरेआम पिता पुत्र के साथ की गई है उससे काफ़ी सदमे में हम लोग, और हम लोग जो बैठक किए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगाह कर रहे हैं अपने भाइयों को
कि एक दूसरे के प्रति जो हम लोग खड़े होते हैं न्यायालय में, अगर कोई अधिवक्ता के ऊपर कोई केस मुकदमा होता है और अधिवक्ता ही उसके बचाव में, अभियुक्त के बचाव में होते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव आया है। दूसरी चीज़ है कि जो मृतक परिवार है छपरा के, उनके परिवार वालों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले, ऐसी हम लोगों की कोशिश है। उसी बात को लेकर के हम लोगों ने अभी एकत्रित हुए हैं। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं बिहार में? बिल्कुल सुरक्षित तो महसूस नहीं करते हैं, इसलिए कि जो वकालत है हम लोगों का, इसको केवल पेशा ही नहीं कहा जाता है। ये पेशा ही केवल नहीं है, ये सेवा है। तो सेवा करने वाले लोग के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये बहुत ही दुखद बात है। कोर्ट आने में, कोर्ट से कहीं जाने में, और तो सुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। आगे आप इसमें क्या करेंगे? अभी हम लोग के बीच जो बातचीत हुई है मीटिंग के दरमियान, उसके अनुरूप हम लोग स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन सब बातों से अवगत कराना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा, उनके परिवार वालों को रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं इंगेज करने की व्यवस्था, ये सारे तथ्य पर हम लोगों ने बातचीत किया है और उसको लिखित रूप में हम लोग अवगत कराएंगे अपने स्टेट को और केंद्र को भी। औरंगाबाद के नवीनगर में पिछले दिनों एक लड़की का अपहरण और गैंगरेप कर उसके ऊपर तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। उसके शव को डेहरी ऑन सोन डैम में फेंक दिया गया था। इस जघन्य अपराध के खिलाफ मुजफ्फरपुर के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने एवं एनकाउंटर करने की मांग की। युवाओं ने कहा कि घटना में स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। औरंगाबाद नवीनगर की 11 जून के एक छात्र जो है 16 साल की श्रेया पढ़ने जाती है सुबह में 6:15 पे, और उसका लाश मिलता है 13 तारीख को एक गट्टर में। बताइए, कोई छात्रा पढ़ने जा रही है, उसको दरिंदगी से रेप करके, एसिड डाल के, जला के और मार दिया जाता है, और बिहार प्रशासन अभी तक उसका गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। आज भी बिहार प्रशासन बोली है कि हमको 1 सप्ताह का समय दे दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, फिर भी ये प्रशासन अपने इस चीज़ को दबाने का कोशिश क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि बिहार को युवाओं को पता चल गया तो पूरा बिहार में आगजनी हो जाएगी। आप न्याय नहीं दे सकते, आप बता नहीं सकते सही चीज़, और बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय दीजिए। ऐसा घटना बिहार में लगातार हो रहा है। 9 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने जाती है, उसका रेप हो जाता है, जला के मार दिया जाता है। कोई बच्ची गूंगी है, बकरी चलाने जाती है, उसका रेप हो जाता है, जला के मार दिया जाता है। कोई बच्ची पढ़ने जाती है, उसका रेप करके जला के मार दिया जाता है। और बिहार प्रशासन कर क्या रही है? सिर्फ निकम्मी सरकार हो गई है बिहार प्रशासन। जेल में रखती है और कुछ दिन के बाद छोड़ देती है। बिहार प्रशासन से निवेदन है कि इसके खातिर जल्द से जल्द नया कानून निकाले, ताकि ऐसे को जीने का कोई हक ही नहीं है ऐसे दरिंदों का, जो समाज में रहेगा और किसी के घर की बहन बेटी को नोचेगा, खाएगा, मार देगा जला के। एक कदापि नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और हम लोग है ना, बिहार के युवा कुछ दिनों में दरिंदों का अर्थी मार्च भी निकालने का काम करेंगे, अगर बिहार सरकार नहीं सुधरी तो। हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम युवा साथियों के साथ है। और हम लोग कब तक कैंडल मार्च निकालते रहे, ये हम सभी युवा पूछ रहे हैं बिहार सरकार से। आप लोग कब सोए हुए हैं? चुनाव खत्म हुआ और आपका रेप हो गया, आपका तेजाब फेंका गया, आपका हत्या होता है, आप कर क्या रहे हैं? कब तक कैंडल मार्च निकालते रहे, पूछता है युवा। आप बताइए, कब तक कैंडल मार्च निकालते रहे, या रोड पे हम लोग अर्थी मार्च निकाले? आप नहीं संभव है तो हम लोग को हवाले करिए, या ऐसा लॉ बनाइए कि तुरंत रेपिस्ट का पता चलता है और उसको फांसी दीजिए। देखिए, बिहार में आए दिन लगातार हमारी बिहार की बहन बेटी को रेप और बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, और बिहार सरकार कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बिहार का बेटी मर जाए, जल जाए या उसका बलात्कार हो जाए। वो कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है। लगातार इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार कोई भी काम पर कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो युवा अब इस सब से थक चुका है। प्रत्येक दिन जब भी इस तरह का काम होता है, हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन अब हम लोग कैंडल मार्च निकालते निकालते थक चुके हैं। अब हम सभी बिहार के युवा, अब अगर सरकार से नहीं संभलती है तो हमको बोल दे कि हमसे नहीं संभल रही है। हम सब युवा सक्षम हैं अपनी बहन, अपने बेटी, बिहार के बहन बेटी को सुरक्षा देने के लिए।
और सरकार के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अपराधी के साथ दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिहार सरकार आकर के कहे कि बिहार हमसे नहीं संभल रहा है। बिहार के औरंगाबाद की बेटी श्रेया, जिसके साथ इतना दर्दनाक हिंसात्मक कार्रवाई जो भी हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसके साथ जो भी घटना हुआ है उसका न्यायिक जांच होना चाहिए। मेरा बिहार सरकार से ये आग्रह निवेदन विनती मतलब इसलिए कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बोलने का मकसद है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, जो ऐसा घटना आजकल मतलब हर 2-4 दिन के बाद सुनने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ भी मथुरा वाला कांड सुनने में आया था, मथुरा में क्या क्या हुआ था। अब उसका क्या गुत्थी सुलझाया पुलिस अभी तक तो मतलब नहीं समझ में आया है। लेकिन हम ही चाहते हैं कि जो वहाँ जो भी मतलब इस घटना में संलिप्त लोग हैं उनको स्पीडी ट्रायल के तहत सजाए मौत का सजा उसके लिए कम होगा। अगर सजाए मौत का भी सजा मिलता है ना, वो भी उसके लिए कम होगा। कैंडल मार्च जो है सो 16 साल की छात्रा है, जो बच्ची थी, मासूम बच्ची, उसके जो हत्या हो गया, निर्मम हत्या जो कर दिया गया है, उसके में निकाला जा रहा है। और हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं, या तो जल्दी से स्पीडी ट्रायल चला के उनको फांसी दिया जाए, नहीं तो इनकाउंटर करे। और अगर उसमें भी अगर सरकार सक्षम नहीं है तो हम लोग को बस तो इतना आदेश का देना होगा, बाद बाकी हम लोग अपने समझने के लिए काफ़ी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अंडाल निवासी बालेंद्र शाह की 17 वर्षीय पुत्री संध्या कुमारी का नहर में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मृतका का बॉडी नहर से निकाल CHC लाया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के पिता दूसरे शहर में काम करते हैं। हमारे चाचा की लड़की है जी, संध्या कुमारी, बालेंद्र शाह। कैसे मौत हुआ है? नहाने के क्रम में हम गए हुए थे मार्केट सब्जी लेने के लिए। हमारे पास फ़ोन गया कि कोई लड़की डूब गई है। फिर एक आदमी फ़ोन किया कि तुम्हारा चाचा की लड़की डूब गई है। फिर हम तुरंत आए तो तब तक ग्रामीण लोग सब आदमी ढूंढ रहा था। तब तक पुलिस की वैन आई और सब आदमी को 100 को निकाला गया और निकाल के यहाँ लाया गया साहिबगंज। जी, पास में। जी 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 जी। नहाने किस लिए गए थे? नहाने गए थे या क्या? वो तो अभी पता नहीं, हम सब्जी लेने गए हुए थे। अकेले गए थे कि और कोई? नहीं मालूम है, हम तो सब्जी लेने गए हुए थे। घर वाले आए हैं कि खास परिजन? उनके पिताजी दिल्ली में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। भाई छोटा है इसीलिए नहीं आया। एक भाई है? जी जी। माता जी हैं? नहीं आई है। नहीं, घर पे है। उनको मना कर दिया गया, उनका दांत लग जाता है, बार बार दांत लग जा रहा था ना, इसीलिए उनको मना कर दिया गया। घर में पहले से झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा विवाद कुछ नहीं था। किस क्लास में पढ़ती थी? ये 10th में पढ़ रही थी। क्या लगता है कि नहाने गए थे डूबने से मौत हुई? जी, नहाने के क्रम में, क्योंकि झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। कब घर से निकले थे? ये तो मालूम नहीं है अभी जी। कितने बजे लाश मिला? वही 5:30-6 बजे के समथिंग। आपको हम बता देते हैं, यहाँ सिकंदर क्या बताएं सभी लोग ठीक है बारे में। पानी डूबने से मृत्यु तो वही तो बात कहना है, यही तो बात सर। नहर में सूचना मिला तो पानी डूबने से हो गया। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर बिहार की राजनीतिक सियासी पारा बढ़ा हुआ है। यादव और मुस्लिम को लेकर दिए गए बयान पर अब आरजेडी हमलावर है। मीनापुर से राजद के विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान देश की एकता और अखंडता को आहत करने वाला है। उनके दिए गए बयान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत कड़ी को तोड़ने का काम किया और हम खुद उनके दिए गए बयान से आहत हुए हैं। राजद के विधायक मुन्ना यादव ने आरा के पूर्व सांसद और भारत सरकार के मंत्री रहे RK सिंह के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि RK सिंह कहते हैं, जो गांव ने मुझे वोट नहीं दिया उनको देख लेंगे। RK सिंह को पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, अभी आगे भी चुनाव होने वाला है। अभी तो किसी प्रकार सरकार बनी और बची है। आने वाले चुनाव में इन्हें जनता सब मिलकर सबक सिखा देगी। तो हमारा काम बनता है कि सबका काम करें, क्षेत्र का विकास करें। और देवेश बाबू को मैं 24-25 साल पहले से जानता हूँ। जिसे मैं वो निर्दलीय पहली बार लड़े थे, मैं उस समय से जानता हूँ और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आज भी उनका। लेकिन उनका ये बोलना, ये जो बात उन्होंने बोला है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये ऐसा लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि जो हमको वोट देगा हम उसी का काम करेंगे। और उन्होंने ही बोला है कि 2% लोग हमको केवल वोट दिए।
तो आप क्या उम्मीद करते कि 2% कम दिया? 2% वोट अपने विचारधारा से अलग हट करके आपको वोट दिया है। ये बहुत बड़ा आपको वोट मिल गया ही। आपको तो ऐसे लोगों को चरण स्पर्श करना चाहिए कि गलत बयानबाजी से ये देश की एकता और अखंडता पर आघात पहुंचता है। आईएएस थे, सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, उनके बयान को क्यों नहीं लेते? वो क्या बोले? इसी बिहार के हैं ना, बोले हैं कि जिस गांव में हमको वोट नहीं दिया उस गांव को हम देखेंगे। बोले हैं कि नहीं बोले? तो ये मानसिकता इन लोग का दर्शाता है कि आम आवाम जो गरीब गुरबा अल्पसंख्यक जो भी लोग है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित जो भी आप कह लो, उसके प्रति मानसिकता क्या है लोगों का, मानसिकता ये लोग का उजागर हुआ है और इसके लिए जनता फिर सतर्क हो जाएगी। कहा गया है कि काट के हारी दोबारा नहीं चढ़ता। ठीक है, इस बार आप मार लिए मौका, बहुत कम मार्जिन से जीत गए। थोड़ा बहुत जहाँ भी हम लोगों में भी जो कमजोरियां हुई है जीत गए हैं आप। आगे फिर इसका जवाब मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज सीएचसी में मूलभूत सुविधाओं की कमी की लगातार शिकायत मिलने पर स्थानीय विधायक राजू सिंह ने बुधवार को अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से समस्याओं की जानकारी ली। बताया गया कि बैठने की जगह से पंखे भी निकाल कर ले जाया गया। डॉक्टर भी ज्यादातर गायब ही मिलते हैं। विधायक राजू सिंह ने सिविल सर्जन के बात कर समस्याओं से अवगत करवाया और जल्द से जल्द इसके निराकरण की मांग की। विधायक ने कहा कि सीएचसी में बहुत कमियां दिखाई पड़ी है। सिविल सर्जन ने सुधार के लिए आश्वासन दिया है। मरीज और उसके परिजनों के बैठने की जगह जल्द ही पंखा लग जाए। वहीं भीषण गर्मी में आधार सुधार केंद्र पर बैठे लोगों का बुरा हाल देख विधायक राजू सिंह भड़क उठे। वहां पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं देखी गई। आधार अपडेट या सुधार करने के नाम पर मनमाने शुल्क वसूलने की बात पर केंद्र के संचालक को विधायक ने जमकर फटकार लगाई और वीडियो से इसकी शिकायत कर सुधार लाने को कहा। नगर कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाकर नगर के 3 आधार केंद्रों पर पीने का पानी की व्यवस्था कराने की बात कही गई। विधायक ने कहा कि हर हाल में सुधार होगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मौके पर प्रमुख पति विकेश सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। नहीं, कमियां कुछ दिखाई पड़ी है, कुछ क्या ज़्यादा ही कमियां दिखाई पड़ी है। हमने सीएस से बात किया है, ज़रूरत वैसा नहीं समझा उन्हें, तो मैं भी अपने बड़े भाई हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करता, लेकिन इन लोगों ने सुधार का ये दिया है, आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर में जरूर बता के कारण वो पंखा तो अभी लगेगा, एसी भी 2-3 दिन के अंदर में लग जाएगा लेबर रूम में। और डॉक्टर की जो कुछ कमी है उसके बारे में मैं मंत्री से बात करूँगा, डॉक्टर उपलब्ध हो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है और एक ड्यूटी डॉक्टर मैं देखा हूँ, यहाँ कम से कम 2 ड्यूटी डॉक्टर होना चाहिए। है कि इमरजेंसी में प्राय डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, कुछ देर बाद आते हैं। ये पता चला है, सुधार में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्द सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सुधार हो जाएगी। बात आती है सामने और आप साहिबगंज विधायक, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया और इस समय से सब जगह जो गवर्नमेंट का अपना ये है उसी हिसाब से चलेगा। कहीं भी कोई मनमानी किसी की नहीं चलने दी जाएगी। विशेष रूप से आप लोगों से भी आग्रह है कि जनता को जागरूक कीजिए, पब्लिक को जागरूक कीजिए। यहाँ पे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं सुनने दिया जाएगा। 100% यहाँ मनमानी न कभी चलने दिए ना आज चलने देंगे। ये तो दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने आज मुझे बताया। ये अगर पहले बताए रहते तो जो कुछ लोग अभी बता रहे हैं, मेरे छबीला जी बता रहे थे कल इनसे 200 रुपया ले लिया गया, ये तो गलत हो रहा है ना। 400 लिया गया, बताइए, अब नहीं चलेगी। आप लोग कम से कम इस पर लगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बुधवार को मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित माता काली वैष्णो देवी मंदिर दरबार में समिति की ओर से राहगीरों के साथ मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए प्याऊ का व्यवस्था किया गया, जिसका उद्घाटन माता के स्वरूप छोटे छोटे बच्चों ने किया। मौके पर मंदिर समिति के महासचिव योगेश कुमार, टिंकू साकेत, शुभम पंडित, आशुतोष शुक्ला, जिनेश शाही, शंकर पासवान, मुन्ना शहनी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज माता काली वैष्णो देवी दरबार की ओर से माता दरबार प्याऊ का शुभारंभ माता स्वरूपणी बच्चियों के द्वारा किया गया, जो भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए विशेष व्यवस्था और माता के भक्तों के लिए किया गया है माता दरबार की ओर से। कोई भी इसका लाभ ले सकते? हाँ, कोई भी इसका लाभ ले सकते? हाँ, जनरल लोग, मतलब कोई भी राहगीर, मुसाफिर, कोई भी है जो भीषण गर्मी में जो मतलब इस रोड पे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।